Hello students, welcome to my YouTube channel Math Sider. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरी रीमान इंटीग्रेशन की सीरीज चल रही है जो अबाउट टू एंड है। बस अब ये या तो लास्ट लेक्चर होगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर और आएगा। तो बेटा आज हम सीखेंगे इंटेग्रेबिलिटी ऑफ पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस एंड पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शंस क्या चीज़ होती है। तो पहले तो क्या मीनिंग है पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस का और पीसवाइज मोनोटोनिक का, और कैसे ये पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटेग्रेबल बन जाता है और एवरी पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन इज आल्सो इंटेग्रेबल। जी आज हमें सीखना है, ठीक है। तो इसको सीखने से पहले बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करा देना चाहती हूँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की, ठीक है, जो कि इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इनका। तो अगर आपको कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की थ्योरम्स के बारे में मालूम नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो लेट अस सी, पहले वो थ्योरम्स रिकॉल कर लेते हैं। देखो बेटा, एक तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की सबको आती होगी, यहाँ तक आ चुके हो आप, रीमन तक तो कॉन्टिन्यूटी तो पढ़ के आए हो। A function f is said to be continuous at the point C if given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of fx minus fc less than epsilon whenever mod x minus c less than delta। तो बेटा थ्योरम्स डेफिनेशंस के तो कोई प्रूफ नहीं होते, डेफिनेशन तो आपको एज इट इज ये लर्न करनी है, याद भी होगी सब बच्चों को, ठीक है। अब देखो, जब कॉन्टिन्यूटी से हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं तो क्या फर्क आ जाता है। सबसे पहली बात, कॉन्टिन्यूटी बेटा पॉइंट की प्रॉपर्टी है, किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक होती है, ठीक है। अगर हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम बोलते हैं फंक्शन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, पर जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, कॉन्टिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इंटरवल की प्रॉपर्टी है। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट, इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल, ठीक है। देखो बेटा, याद करने का तरीका बताऊं आपको। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अगर आपको याद है और आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी तक पहुंचना है ना, तो देखो ये यहाँ पे लिखा है मॉड एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन। इस सी को ना वाई कर दो, पॉइंट ले लो कोई भी, तो एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। तो यही बनेगी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। देखो मैच करो ऊपर से, इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये एक्स और वाई होंगे क्या, जिस इंटरवल में आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर रहे हैं उसी इंटरवल के कोई भी दो पॉइंट्स हैं। सच दैट, कोई सी भी चीज पहले लिख सकते हो बेटा, मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा लिख दो, या फिर जब एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा होगा तब मॉड एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ना बेटा ऐसे याद रख लेना कि जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती है ना, उसमें सी पॉइंट जो है फिक्स करा हुआ था ना, इसको फिक्स ना करके वेरिएबल कर दो, एफ एक्स माइनस एफ वाई कर दो, मतलब सी की रिप्लेसमेंट कर दो वाई से, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन जाती है। क्लियर। अब आगे आओ, देखो आपको अब ये पता होना चाहिए क्या रिलेशनशिप है हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का कॉन्टिन्यूटी से। तो देखो बेटा, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, मतलब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी भी उसमें हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये वाली थ्योरम देखना, कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम। देखो कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे जब हम अपना पीसवाइज कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। देखो मैंने लेमन लैंग्वेज में याद करने के लिए तो ये लिख दिया, और एक्चुअल में जो थ्योरम है वो नीचे वाली 3 लाइन है। देखो अगर आपको कोई फंक्शन पता चले कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल में, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड करके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। मतलब देखो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस था ओपन इंटरवल में, तो कॉन्टिन्यूअस तो वो था ही, क्योंकि हमारे को पता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। तो मुझे ये तो पता चल गया कि फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ओपन इंटरवल में, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा ओपन इंटरवल में। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं ए और बी पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूटी डिफाइन कर सकती हूँ। मतलब ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में क्या फर्क है, देखो ओपन इंटरवल के अंदर ए से बी तक के सारे पॉइंट्स हैं, बट ए और बी नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी के बीच के भी सारे पॉइंट्स हैं और ए और बी भी है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो तो आप एंड पॉइंट्स के ऊपर ए और बी पे भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और वो फंक्शन फिर कॉन्टिन्यूअस निकल कर आएगा। ये मीनिंग है, इसीलिए इस थ्योरम का नाम रखा गया कॉन्टिन्यूअस एक्सटेंशन थ्योरम। मतलब एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड कर दो, क्या एक्सटेंड कर दो कि फंक्शन को एंड पॉइंट्स पे भी डिफाइन कर दो।
तो पर उससे होगा क्या, यूनिफॉर्मली नहीं रहेगा वो, मतलब कॉन्टिन्यूस, जब एंड पॉइंट्स पे डिफाइन करोगे उसको तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन से कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा खाली, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो अगर ओपन इंटरवल में, तो आप उसको एंड पॉइंट्स पे डिफाइन कर सकते हैं, और जो डिफाइन करने के बाद आपको फंक्शन मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने थ्योरम नीचे लिख दी है, और ये बेटा कन्वर्स भी इसका ट्रू होता है, ठीक है। तो कन्वर्स भी ट्रू है, इसलिए यहाँ पे ये देखो आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो ये इसकी एक्चुअल थ्योरम है की स्टेटमेंट है जो बुक्स में लिखी होती है। अब देखो बेटा एक थ्योरम है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी थ्योरम होती है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल देन एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दैट इंटरवल। कि अगर फंक्शन क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल दे रखा है और उसमें कंटिन्यूस है तो फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा उस इंटरवल में, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स विच वी विल बी यूजिंग इन द नेक्स्ट थ्योरम। अब एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन की बात और कर ले कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस क्या होता है। देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। उस इंटरवल ए बी के आपने पार्टीशन लिया, पार्टीशन लेने के बाद आपने उसके सब इंटरवल्स मिल गए आपको। तो अगर फंक्शन हर सब इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस निकल कर आ जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है। दोबारा से सुन ले, ये मेरा इंटरवल ए बी था, मैंने इसका पार्टीशन किया। अब सब बच्चों को पार्टीशन का मीनिंग तो समझ आ चुका है, आप बिल्कुल एंड पे आ गए हो, ठीक है। तो मैंने इसके सब इंटरवल्स मिलने शुरू हो गए, एक ये, ठीक है। अब फंक्शन एफ जो है पूरे इंटरवल में ए बी के अंदर कॉन्टिन्यूस था, ठीक है। तो अब मुझे क्या पीस वाइज कॉन्टिन्यूस का क्या मीनिंग होगा कि फंक्शन हर सब इंटरवल में, ये जो सब इंटरवल्स हैं मेरे पास, इन सब इंटरवल्स में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। पूरे इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होना, पूरे इंटरवल में पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होने का क्या मतलब है कि फंक्शन हर सब इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ईच सब इंटरवल, और वो सब इंटरवल बेटा ओपन सब इंटरवल है, ये याद रखना, क्लोज्ड सब इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस डेफिनेशन अगेन क्योंकि इसी का इस्तेमाल करूंगी मैं कि फंक्शन एफ को पीस वाइज कॉन्टिन्यूस बोलना, पीस वाइज मतलब सब इंटरवल्स। तो सब इंटरवल में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, अगर कोई फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है तो वो हर ओपन सब इंटरवल के अंदर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करना है अब हमें, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम बनाएगी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन। आप सबको मैंने प्रूफ करा रखा है कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, आपने बहुत बारी क्वेश्चंस में यूज भी किया। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एवरी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। आज हम ये सीखेंगे कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन तो भी इंटेग्रेबल होगा। देखो कैसे सीखना है बेटा, सबसे पहली बात ये कि एफ अगर एक पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा हर ओपन सब इंटरवल पे। तो मेरे को मिल गया ओपन सब इंटरवल एक्स के -1 एक्स के ऑफ ए बी, क्योंकि हर ओपन सब इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है इसलिए मैंने लिख दिया के वेरिंग फ्रॉम 1 to n। अब इनमें से ना कोई भी एक सब इंटरवल उठा लो, पहले थ्योरम एक सब इंटरवल के लिए प्रूफ कर देते हैं फिर बाकियों के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक सब इंटरवल उठा लिया। अब मुझे क्या करना है, लेट एफ के विद द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑन एक्स के -1 एक्स के। देखो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है बेटा डोमेन को छोटा कर देना। जो एफ था उसका डोमेन तो पूरा बड़ा इंटरवल ए बी था, ठीक है। तो फिर मैंने उसका रिस्ट्रिक्ट कर दिया डोमेन ओपन इंटरवल एक्स के -1 एक्स के पे, मतलब एफ जो प्रॉपर्टी बड़े इंटरवल में प्रोसेस कर रहा था वो अब मैंने ओपन इंटरवल एक्स के -1 एक्स के पे ले ली, ठीक है। और वो मेरा क्या बन गया, एफ के बन गया। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है डोमेन को छोटा कर देना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं, तो जैसे मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, आपको पता है इसमें x का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, पूरे डोमेन पूरे रियल लाइन में से एक जीरो को हटा दिया, तो डोमेन को थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो मैंने f को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो कौन से डोमेन में रहेगा, r-0 डोमेन में रहेगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही किया है कि f को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अभी थोड़ी देर के लिए x के -1 और x के सब इंटरवल में। अभी तक तो वो बड़े इंटरवल ए बी के अंदर था, अब मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है फिलहाल x के -1 x के ओपन सब इंटरवल में। तो ये जो फंक्शन मुझे मिला, इस फंक्शन का मैंने रिस्ट्रिक्शन वाले फंक्शन का मैंने नाम रख दिया एफ के,
ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन एफ मैंने छोटे इंटरवल में लिया, ठीक है, ये हमें ये पता था कि जो मेरा फंक्शन एफ है, ये जो गिवन फंक्शन एफ था, ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है। अगर ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ जो था यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन ओपन, हर ओपन सब इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हुआ। तो एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दिस ओपन सब इंटरवल एक्स के माइनस 1 टू एक्स के। ये वाला भी तो एक ओपन सब इंटरवल है, एफ इसके अंदर कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एफ इस वाले इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो इस वाले इंटरवल के अंदर एफ को हमने क्या नाम दे रखा है, एफ के। यही तो नाम दिया हमने रिस्ट्रिक्शन से कि एक्स के माइनस 1 एक्स के सब इंटरवल जो है ओपन वाला, इसके अंदर तो एफ का नाम हमने एफ के रख दिया। तो मेरे को मिल गया कि एफ के यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, इस ओपन सब इंटरवल के अंदर एफ के क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल में, तो आप उसको एंड पॉइंट्स पे भी डिफाइन कर सकते हो, और जो नया फंक्शन मिलेगा वो कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। यही थ्योरम समझाई आपको मैंने कि एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल कैन बी एक्सटेंडेड टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। तो अब क्या होगा, इस एफ के से एक नया फंक्शन मिल जाएगा एफ के बार, जो कि कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज्ड इंटरवल में। ठीक है, एक्स के माइनस 1 एक्स के। अब देखो बेटा, अगर एफ के बार कॉन्टिन्यूस हो गया क्लोज्ड इंटरवल में, तो आपको पता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, तो एफ के बार क्या होगा, इंटेग्रेबल भी हो जाएगा इस इंटरवल के अंदर। अब देखो मैंने तो ये कोई भी एक इंटरवल चूज किया था, मैंने ऊपर लिखा था ना लेट अस चूज एनी इंटरवल सब इंटरवल, तो मैंने तो कोई भी एक आर्बिट्ररी सब इंटरवल लिया था, और ये आर्बिट्ररी के लिए मैंने शो कर दिया कि एफ के बार जो है इंटेग्रेबल है। तो इसका मतलब एफ के बार हर सब इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक आर्बिट्ररी इंटरवल पे कर दो तो ऐसे ही बाकी के इंटरवल्स पे भी आ जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या बात मिल गई कि एफ के बार इज इंटेग्रेबल ऑन ईच सब इंटरवल। तो इस तरीके के जो क्लोज्ड सब इंटरवल्स होंगे, एफ के बार उन सब इंटरवल्स के ऊपर जो है डिफाइंड होगा, सॉरी इंटेग्रेबल होगा। अब बेटा देखो, मुझे पता है कि एफ के बार जो क्लोज्ड सब इंटरवल पे आया है, इसमें और एफ में क्या फर्क था कि जो स्मॉल एफ की रिस्ट्रिक्शन थी, स्मॉल एफ हमने ओपन इंटरवल पे डिफाइन किया था, और एफ के बार मेरा निकल कर आया क्लोज्ड के ऊपर। तो सिर्फ 2 पॉइंट जो थे एंड पॉइंट्स, उनके ऊपर इसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा। मतलब एफ के पास बस वो 2 जो रिस्ट्रिक्शन था, उसके पास सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं थे, एक्स के माइनस 1 और एक्स के, बाकी सबके पास थे। तो बेटा मेरे पास एक थ्योरम है कि अगर फंक्शन एफ इंटेग्रेबल हो, यहाँ पे देखना जरा, यह जहां मेरी पेंसिल है, ऑल्दो मैंने इसका डेरिवेशन आपको कराया नहीं है, मैं इस थ्योरम के बाद करा दूंगी बेटा, ये रह गया आपको कराना। देखो, इफ एफ इज इंटेग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और g कोई भी एक फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए बी, देन g इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी। मतलब f तो था ही इंटेग्रेबल, अगर मान लो एक और फंक्शन मिल जाए आपको और वो सारी जगह पे बराबर है, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, बट कुछ एक पॉइंट्स पे नहीं है, तब भी आपका जो g होगा, नया फंक्शन जो था g, वो इंटेग्रेबल होता है ए बी पर, और दोनों के इंटीग्रल्स की वैल्यू सेम होती है। बेटा मैं इस थ्योरम के प्रूफ के बाद आपको इसका प्रूफ करवा दूंगी। ठीक है, तो अब ये वाली थ्योरम यहां लगाओ। देखो एफ के इंटेग्रेबल आ गया, और एफ इज एनी फंक्शन विच इज इक्वल टू एफ के बार एक्सेप्ट फॉर द एंड पॉइंट्स एक्स के माइनस 1 एंड एक्स के। तो नीचे वाली थ्योरम हमारे को क्या बोल रही है कि एफ भी इंटेग्रेबल होगा हर सब इंटरवल के ऊपर। दोबारा से देखो, मेरे पास आ गया है कि एफ के बार इंटेग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल दिस। ठीक है, एक्स के माइनस 1 टू एक्स के। और मुझे पता है कि एफ के बार इक्वल टू एफ ही होता है एक्सेप्ट एट द एंड पॉइंट्स, सिर्फ 2 पॉइंट छोड़े। तो ये भी थ्योरम हमें यही कह रही है कि कुछ एक पॉइंट्स पे अगर वो बराबर नहीं भी है, तो भी जो ये फंक्शन एफ होगा ये इंटेग्रेबल होगा। किसमें होगा, जिसमें एफ के बार डिफाइंड था ऑन एक्स के माइनस 1 टू एक्स के। ठीक है, तो मैंने ये जो नीचे वाली थ्योरम है ये लगाई है यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि एफ जो है इंटेग्रेबल आ गया हर सब इंटरवल के ऊपर। अब आपको फिर से एक थ्योरम लगानी है, ये मैंने आपको थ्योरम करा रखी है कि फंक्शन अगर हर सब इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है,
तो वो पूरे इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। देखो f इज इंटेग्रेबल ऑन x नॉट, दो इंटरवल लेते जाओ, f इज इंटेग्रेबल ऑन x नॉट x1 एंड x1 x2, क्योंकि हर सब इंटरवल पे मैंने शुरू के दो सब इंटरवल ले लिए, तो इसका मतलब f इंटेग्रेबल होगा x नॉट x2 पर भी। क्यों होगा बेटा, देखो याद कीजिए, मैंने आपको ये थ्योरम का प्रूफ करा रखा है कि अगर f इंटेग्रेबल है a b में तो फंक्शन जो होगा AC और CB में भी इंटेग्रेबल होगा, वेयर C इज एनी पॉइंट बिटवीन A एंड B, एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, ये भी आपको करा रखा है। मतलब अगर फंक्शन AC और CB में कॉन्टिन्यूस है तो वो AB में भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो मैंने यही चीज यहाँ पर यूज करी है कि अगर फंक्शन x0 x1 में कॉन्टिन्यूस है, और सॉरी इंटेग्रेबल है, और x1 x2 में इंटेग्रेबल है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, x0 x2, तो इसमें भी फंक्शन इंटेग्रेबल होगा। ठीक है बेटा, अब देखो फंक्शन x0, इसको एक्सटेंड करते जाओ थ्योरम को, कि अब मुझे एक सब इंटरवल मिल गया x0 x2 जिसमें फंक्शन इंटेग्रेबल है, और एक सब इंटरवल और है x2 x3, मैंने शो किया हर सब इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, तो वो इसमें भी हर सब इंटरवल में इंटेग्रेबल है, तो इसमें भी इंटेग्रेबल है, तो इसमें भी इंटेग्रेबल हो गया, इसमें भी इंटेग्रेबल हो गया आपके पास, तो इन दोनों के यूनियन में यानी कि x0 x3 में भी इंटेग्रेबल हो गया। तो बेटा इसी चीज को बार बार एक्सटेंड करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि x0 से xn तक का पूरा जो इंटरवल होगा उसमें वो इंटेग्रेबल हो गया। तो मैंने ये लिख भी दिया जो थ्योरम इस्तेमाल करी है, और ये भी है। तो देखो बेटा मुझे पता चला कि फंक्शन जो है x0 xn में इंटेग्रेबल है। x0 क्या होता है a, xn क्या होता है b, तो फंक्शन मेरा इंटेग्रेबल निकल आया ए बी के अंदर। तो हमने शो कर दिया कि जो फंक्शन पीसवाइज कॉन्टिन्यूस था वो अब क्या हो गया, इंटेग्रेबल निकल कर आ गया। तो एवरी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल। आपको ये बात इस थ्योरम से पता चल गई। बच्चों थ्योरम का पहली बार प्रूफ किया तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर मैं आपको बताऊं इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ पीस वाइज की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की जो एक्सटेंशन वाली थ्योरम थी हमने उसका इस्तेमाल किया है, और ये जो सबसेट्स वाली दो थ्योरम है कि अगर फंक्शन पूरे इंटरवल में वो है इंटेग्रेबल है तो सबसेट्स में भी होगा और सब इंटरवल्स में भी होगा, और इसका कन्वर्स, ये पूरा यूज किया है हमने और कुछ नहीं है। तो 2-3 बार ही इसको रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, मैंने जो थ्योरम ऊपर इस्तेमाल करी बेटा इसका प्रूफ आपको करवा देती हूँ। देखो, लेट एफ बी एनी इंटेग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी एंड जी कोई फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए बी। मतलब एफ एक्स और जी एक्स सेम वैल्यू रखते हैं, कुछ एक पॉइंट्स है जिन पे नहीं रखते, बाकी सब पे सेम रखते हैं, और दोनों के दोनों फंक्शन है इंटरवल ए बी के ही। तो हम कह रहे हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर नहीं भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जी फिर भी इंटेग्रेबल आ जाएगा ए बी के ऊपर, और उनके इंटेग्रेबिलिटी की वैल्यूज, इंटीग्रल्स की वैल्यू भी बराबर आएगी। ये मीनिंग है इसका। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने इसका प्रूफ करने के लिए क्या किया, मैंने कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइन किया विच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जब भी ये ऐसा हो ना एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स टाइप चीज हो तो नया फंक्शन डिफाइन कर लिया करो एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, अब देखो बेटा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, तो जहां पे भी ये बराबर होंगे वहां पे तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और जहां ये बराबर नहीं होंगे वहां कैपिटल एफ एक्स की कुछ वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सपोज एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, कुछ भी आ सकता है, बट एफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स पे वैल्यू सेम होगी वहां एफ एक्स 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 जहां कहीं भी होगा वहां पे तो फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि 0 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और हर कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो मुझे पता चला कि कैपिटल एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस होगा काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर, सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स होंगे जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और वो कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, जहां पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि वहीं पर 0 नहीं आएगा तो हमें पता नहीं, वहां पे ही चांस है हमारे पास कि वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। दोबारा से सुनेंगे ये बात बेटा, देखो जहां कहीं भी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा वहां तो कैपिटल एफ एक्स 0 आ जाएगा, और कैपिटल एफ एक्स अगर 0 आ रहा है तो 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो एफ एक्स वहां तो कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। बट जहां एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं है वहां पे ये कैपिटल एफ एक्स कुछ भी आ सकता है। तो चांस अगर डिसकंटिन्यूटी का बनेगा तो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बनेगा जहां पर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स नहीं है। तो हमें पता चला कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स के ऊपर डिसकंटिन्यूटी रखेगा, मतलब थोड़े ही पॉइंट्स, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह पे डिसकंटिन्यूअस है, कुछ एक पॉइंट होंगे जहां पर उसके पास डिसकंटिन्यूटी आएगी।
तो बेटा मेरे पास एक थ्योरम होती है, जैसे मैंने बताया एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटेग्रेबल। ऐसे ही हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर एक फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं तो भी वो फंक्शन इंटेग्रेबल होता है। ठीक है, तो मैं अभी इस थ्योरम का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि कैपिटल एफ एक्स के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई है, तो हम वो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके बोल देंगे कि एफ एक्स जो है इंटेग्रेबल होगा इंटरवल ए बी पर, क्योंकि इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो बेटा ये याद रखना, कभी थ्योरम्स क्वेश्चंस प्रूफ करने भी आ सकते हैं। मान लो मैंने दे दिया एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, तो ये अब x इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज इंटेग्रेबल ऑन द होल इंटरवल बिकॉज इसके पास एक ही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब देखो मेरे को ये तो पता चल गया कैपिटल एफ एक्स इंटेग्रेबल है, तो कैपिटल एफ एक्स इंटेग्रेबल है। अब कैपिटल एफ एक्स था क्या? एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो यहां से देखो इसको रीअरेंज करो तो जी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो ये निकल आई। अब देखो बेटा स्मॉल एफ इंटेग्रेबल क्वेश्चन में गिवन था, कैपिटल एफ हमने प्रूफ कर दिया कि इंटेग्रेबल है, और आपको पता है डिफरेंस ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल, तो इसका मतलब ये एफ माइनस एफ इंटेग्रेबल आ गया, इसका मतलब जी एक्स इंटेग्रेबल फंक्शन आ गया। तो ठीक है बच्चों, मेरे को पता चला कि ये जी एक्स जो है इंटेग्रेबल है, तो मेरा पार्ट 1 तो प्रूफ हो गया थ्योरम का। ठीक है, अब और आपको ये भी पता है व्हेन डिफरेंस ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल तो उनके इंटीग्रल्स की वैल्यू भी सेम होती है, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ए टू बी, जो भी है ये इसको खोल के भी लिखेंगे तो वही आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, आपको पता थी ये बात। अब ये देखो एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्या चीज है? मेरे पास जी है, तो इसकी जगह पे मैंने जी लिख दिया, तो ये एज इट इज उतार दिया और ये एज इट इज। मुझे शो करना है सेकेंड पार्ट में कि इंटीग्रल जी डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स है, बट मेरे पास अभी ये कैपिटल एफ एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रल निकल कर आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे ये वाला जो इंटीग्रल है कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इसको 0 शो करना रह गया। अगर मैं इसको 0 शो कर दूंगी तो ये दोनों के दोनों बराबर निकल कर आ जाएंगे, तो इसको 0 शो करने के लिए और मेहनत करनी है। अभी देखो मुझे पता है कि कैपिटल एफ इंटेग्रेबल है, अगर इंटेग्रेबल है तो मैंने आपको डार्बॉक्स इंटेग्रेबिलिटी और रीमान इंटेग्रेबिलिटी 2 डेफिनेशन करा रखी है। ठीक है, तो मैंने उस डेफिनेशन का इस्तेमाल किया रीमान इंटेग्रेबिलिटी का, तो मुझे पता चला देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट ये जो एसपीएफ था, एसपीएफ क्या होता है? रीमान सम। ठीक है, रीमान सम ऑफ कैपिटल एफ विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी, ये जो होता है इसकी जो लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी? इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स के बराबर होगी। अब एसपीएफ होता क्या है? एसपीएफ की डेफिनेशन होती है एफ टी आई डेल्टा एक्स आई, यही होती है, तो मैंने इस एसपीएफ की जगह लिख दिया सिग्मा एफ टी आई डेल्टा एक्स आई, और ये टी आईज क्या होते हैं? ये सब इंटरवल डेल्टा एक्स आई के अंदर होते हैं। ठीक है ना, सच दैट दीज एफ टी आईज बिलोंग्स टू, एफ टी आई नहीं आएगा, सच दैट दीज टी आई बिलोंग्स टू डेल्टा एक्स आई। ठीक है, अब इन टी आईज को चॉइस करनी हमारे हाथ में होती है कि ये टी आई हम किस तरीके से चूज करते हैं, तो ये मेरे हाथ में है, तो मैंने चूज किए टी आईज इन डेल्टा एक्स आई सच दैट टी आई इज नॉट इक्वल टू द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, मतलब जहां कहीं भी कैपिटल एफ डिसकंटिन्यूअस था ना, बस उन पॉइंट्स को छोड़ दो, बाकी कोई भी पॉइंट ले लो। आपको पता है कि बाकी सारे पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू वैसे ही 0 थी। ठीक है ना, सिर्फ डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे हमें नहीं पता था फंक्शन क्या है, तो हमारा एफ टी आई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमने ये टी आई इस तरीके से चूज किया है खुद कि जो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है उनको छोड़ दिया, बाकी के पॉइंट्स पे वैल्यू ली फंक्शन की, तो आपको पता है बाकी के सब पॉइंट्स पे तो कैपिटल एफ वैसे ही 0 था, तो मेरा एफ टी आई 0 आ गया। अब देखो इस एफ टी आई को 0 यहाँ डाल दो, ये देखो यहाँ पे ये है ना, मैं रेड पेन से दिखा देती हूँ इंक, ये देखो यहाँ पर, यहाँ एफ टी आई की वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ एफ टी आई की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरा फंक्शन लिमिट वाला 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही मुझे प्रूफ करना था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स अगर 0 आ गया तो जो मेरी 1 थी, ये देखो इस वाली स्टेटमेंट में इसको 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ए टू बी जी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने ये लिख भी दिया नीचे यहाँ से, राइट। तो मेरे को आज क्या नई बात सीखी मैंने कि एक तो अगर कोई फंक्शन जो है उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हो तो भी वो फंक्शन इंटेग्रेबल होता है। दूसरी बात कि अगर f एक फंक्शन है जो कि इंटेग्रेबल है और gx एक अनदर फंक्शन है विच सच दैट fx इक्वल टू gx,
फॉर ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी वैल्यूज, तो आपका जी फंक्शन भी इंटेग्रेबल होगा। ठीक है, ये सीखा। और एक हमने क्या सीखा कि पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो इंटेग्रेबल। जैसे बेटा पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस किया ना, ऐसे ही एक वर्ड है पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन। तो ये क्या चीज होती है, देखो बेटा पीस वाइज मतलब सब इंटरवल। तो इसमें अब क्या आएगा आपके पास कि जैसे अगर एक फंक्शन को पीस वाइज मोनोटोनिक हम कब बोलेंगे, जब वो फंक्शन मोनोटोनिक होगा हर ओपन सब इंटरवल पे। जैसे आपने कॉन्टिन्यूटी में बोला कि एक फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब वो अपने हर ओपन सब इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे ही पीस वाइज मोनोटोनिक तब होगा जब वो हर ओपन सब इंटरवल पे मोनोटोनिक होगा। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन बेटा पीस वाइज मोनोटोनिक की, कि जितने मर्जी ओपन सब इंटरवल्स बना लो आप, हर ओपन सब इंटरवल पे फंक्शन मोनोटोनिक है। मैं एक बार रिवाइज करा दूं, मोनोटोनिक का क्या मीनिंग होता है। मोनोटोनिक शब्द में बेटा दोनों चीजें आती है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी। मोनोटोनिक अगर कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको बोल देंगे इट इज मोनोटोनिक। ठीक है, तो अब मैं प्रूफ करवाऊंगी आपको कि फंक्शन अगर पीस वाइज मोनोटोनिक बाउंडेड है तो वो फंक्शन इंटेग्रेबल होगा। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया था पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है तो भी वो फंक्शन इंटेग्रेबल है। अब मैं करूंगी पीस वाइज मोनोटोनिक है तो भी फंक्शन इंटेग्रेबल है। तो देखो कैसे है बेटा, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया सिमिलर प्रूफ है कि लेट एफ बी अ पीस वाइज बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहती है पीस वाइज मोनोटोनिक की, कि ये अपने हर सब इंटरवल पर भी मोनोटोनिक होगा। ठीक है, तो इसका हर ओपन सब इंटरवल किस फॉर्म का होगा, एक्स के माइनस वन एक्स के का। तो मुझे पता चला कि जो फंक्शन एफ है वो हर ओपन सब इंटरवल में मोनोटोनिक है। तो अब मैंने फिर से वही किया, एक रिस्ट्रिक्शन ली एफ के ऑफ एफ सच टू ओपन इंटरवल। जैसे हम ये लिख रहे थे ना कि एफ के क्या चीज होगी, एफ को रिस्ट्रिक्ट कर दो, ये साइन होता है बेटा रिस्ट्रिक्शन का। रिस्ट्रिक्शन कर दी इसकी कि ये ओपन सब इंटरवल में, मतलब डोमेन छोटा कर दिया, मतलब एफ के इज सिमिलर टू एफ बट हैज अ डोमेन स्मॉलर देन एफ। ठीक है, तो उसका डोमेन कितना ले लिया मैंने, ये ओपन इंटरवल्स एक्स के माइनस वन एक्स के ले लिया। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि इसको ना एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करो मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है ना इनके ऊपर भी फंक्शन को डिफाइन कर दो। आज जब एंड पॉइंट्स पे भी डिफाइन कर दोगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा एफ के बार। ठीक है, और इस तरीके से डिफाइन करो कि मोनोटोनिसिटी जो है वो खराब ना हो। मतलब फंक्शन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही रहे, डिक्रीजिंग है तो फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही रहे। इस तरीके से उसको एक्सटेंड करो, इस तरीके से एंड पॉइंट्स पे डिफाइन करो। देखो बेटा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की बात थी तो हमने थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया और कह दिया कि फंक्शन जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। बट मोनोटोनिसिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। तो वो अब हम खुद डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे अब हमें बताना पड़ जाएगा। देखो मैंने माना कि अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो कैसे डिफाइन करोगे। देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब इस टाइप का कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एक्स टाइप फंक्शन यहाँ डिफाइन है। बाउंडेड तो ये था ही, जब बाउंडेड है तो बाउंड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये नीचे वाला स्मॉल एम ऊपर वाला कैपिटल एम, तो ये क्या होगा फंक्शन की वैल्यू एट एक्स के माइनस वन सपोज कर लो, क्योंकि नीचे सब इंटरवल एक्स के माइनस वन और एक्स के ले रखा, और ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा एक्स के। तो मैंने क्या किया, देखो एफ के बार जो नया पॉइंट फंक्शन बनेगा, नया फंक्शन क्या है जिसमें मैंने फंक्शन को एंड पॉइंट्स पे डिफाइन किया है। तो मैंने एफ के बार को एक्स के माइनस वन को इन्फीमम ऑफ एफ एक्स डिफाइन किया, और एक्स के पॉइंट पे मैंने क्या ले लिया सुप्रीमम। आपको पता है ना ये सुप्रीमम है और यहाँ पे इन्फीमम है आपके पास। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनाना है आपको, तो छोटे पॉइंट के ऊपर इन्फीमम बना दो, बड़े पॉइंट के मतलब आगे वाले पॉइंट के ऊपर बड़े पॉइंट पे सुप्रीमम लगा दो। इस तरीके से एंड पॉइंट्स पे डिफाइन कर दो। तो इससे क्या होगा फंक्शन की मोनोटोनिसिटी बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, तो फंक्शन जो हो गया एफ के बाद वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया क्लोज्ड सब इंटरवल में। देखो ओपन में तो वो था ही क्योंकि पीस वाइज था, ओपन में तो था ही। अब मैंने उसको एंड पॉइंट्स पे इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि वो क्लोज्ड इंटरवल के अंदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आ गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो कैसे डिफाइन करें, तो आप क्या करोगे, देखो अगर फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो आप क्या करो, जिसे नीचे वाले जो जैसे इसमें डिक्रीजिंग है तो आपका एक्स के माइनस वन ग्रेटर देन एक्स के होगा ना, यहाँ पे डिक्रीजिंग मतलब एफ ऑफ एक्स के माइनस वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स की है ना। तो आप क्या करोगे, एक्स के माइनस वन पे तो सुप्रीमम डिफाइन करो और एक्स के पे आप इनफीमम डिफाइन करो। ठीक है, तो एफ के बार एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू सुप्रीमम आ जाएगा
और एफ के बार एक्स के क्या आ जाएगा, इन्फीमम आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा एफ के बार मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रह जाएगा आपका क्लोज्ड के अंदर। कि ओपन में तो था ही, एंड पॉइंट्स पे इस तरीके से डिफाइन किया कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ गया क्लोज्ड पर। अब आपको पता है बेटा कि ये चीज वैलिड इसलिए हुई क्योंकि मेरा फंक्शन एफ बाउंडेड था क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो हर सब इंटरवल में भी बाउंडेड था तो उसके पास सुप्रीमम इन्फीमम थे, इसीलिए मैं ऊपर ये सब काम कर पाई। तो मैंने ये नीचे लिख दिया है कि मैं इसीलिए ये जो मेरी एफ के बार डिफाइन किया है ऊपर, ये वेल डिफाइंड है, मतलब हम ऐसा कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि बाउंड्स एग्जिस्ट करते थे। ठीक, अब आपको पता है कि हर मोनोटोनिक फंक्शन इंटेग्रेबल होता है, ये हमने प्रूफ किया हुआ है, हमारे पास पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज इंटेग्रेबल। तो मेरा जो होगा एफ के बार इंटेग्रेबल आ जाएगा हर सब इंटरवल दिस क्लोज्ड सब इंटरवल के अंदर, क्योंकि मैंने अभी अभी शो किया कि एफ के बार मोनोटोनिक है इस इंटरवल के अंदर क्लोज्ड सब इंटरवल में, तो मोनोटोनिक है तो इंटेग्रेबल भी आएगा। अब देखो एफ और एफ के बार में क्या रिलेशनशिप था, एफ जो था वो आपका पूरा इंटरवल ए बी पे डिफाइन था और एफ के बार इसकी रिस्ट्रिक्शन थी, और एफ के बार की रिस्ट्रिक्शन है क्लोज्ड सब इंटरवल, एफ के की रिस्ट्रिक्शन थी ओपन सब इंटरवल, एफ के बार की रिस्ट्रिक्शन है क्लोज्ड सब इंटरवल। तो सिर्फ हमें पता चला कि एफ एग्रीज विद एफ के बार ऑन दिस क्लोज्ड सब इंटरवल एक्सेप्ट पॉसिबली एट द टू एंड पॉइंट्स, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जो एफ डिफाइन किया था, रिस्ट्रिक्ट किया था एफ को जब मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था तो वो ओपन सब इंटरवल पे किया था, और मेरा आ गया है यहाँ पे क्लोज्ड सब इंटरवल, तो इसका मतलब सिर्फ 2 पॉइंट छूट गए थे मेरे। पर आपको पता है कि अगर 1-2 पॉइंट्स छूट भी जाएं तो भी फंक्शन की इंटेग्रेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता। हमने अभी अभी थ्योरम ऊपर प्रूफ करी है कि अगर फंक्शन पूरे उसमें है, वैल्यू सेम रखता है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स एक्सेप्ट फॉर फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो भी फंक्शन जो जी होता है वो इंटेग्रेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये एफ के बार एफ है ये इंटेग्रेबल आ जाएगा एक्स के -1 एक्स के क्लोज्ड सब इंटरवल पे। तो मैंने लिख दिया हर सब इंटरवल पे फंक्शन क्लोज आ गया। अब आपको पता है कि अगर फंक्शन सब इंटरवल्स पे इंटेग्रेबल होता है तो फंक्शन बड़े इंटरवल के ऊपर भी इंटेग्रेबल होता है। तो वही काम करेंगे बेटा जैसे ऊपर किया था कि अगर x0 x1 और x1 x2 दोनों में इंटेग्रेबल है तो इनके यूनियन में भी इंटेग्रेबल होगा, मतलब x0 x2 में भी इंटेग्रेबल होगा। फिर ले लेना कि x0 x2 में इंटेग्रेबल है और एंड x2 x3 में इंटेग्रेबल है तो x0 x3 में भी होगा। ऐसे करके बेटा इंडक्शन की तरह से इसको चलाते चले जाओ, आपको पता चलेगा x0 xn में भी इंटेग्रेबल है। अगर x0 xn में इंटेग्रेबल है तो इसका मतलब a b में इंटेग्रेबल है, क्योंकि x0 क्या होता है a और xn क्या होता है b। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कि फंक्शन f जो है इंटेग्रेबल है पूरे इंटरवल ए बी के अंदर। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे सारी थ्योरम स्टेट भी कर दिया और लिख भी दिया जो आपको एक्सप्लेन किया है। ये बिल्कुल सेम है बेटा आपका जैसे आपने पीछे वाले थ्योरम में किया था कॉन्टिन्यूटी वाले में, राइट। तो मैंने एक एक चीज बेटा खोल के लिखी है इसलिए थोड़ा सा प्रूफ लंबा हो गया है, बुक्स में तो बहुत छोटा सा दिया हुआ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीस वाइज कॉन्टिन्यूस एंड पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शंस की वो भी इंटेग्रेबल होते हैं। तो बेटा आप जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए रीमान का तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जितनी भी मैंने थ्योरम्स आपको करवाई हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर वो सारी स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं, दैट थ्योरम्स कैन बी यूज्ड एज इट इज व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्लियर हो गई बच्चों बात? सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर हियर बच्चों। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।